कच्चे तेल के 92 के पार निकलने से बाजार का मूड खराब। निफ्टी 200 पॉइंट्स फिसल के 24,000 के स्तर को तोड़ा। वहीं निफ्टी बैंक में 550 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक ने बनाया सबसे ज्यादा प्रेशर। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज अच्छी बिकवाली। वहीं आज इंडिया विक्स करीबन 5% उछलकर 13 के ऊपर आया। ट्रम्प टैरिफ के डर से फार्मा का सेंटिमेंट कमजोर। निफ्टी फार्मा इंडेक्स करीबन 2% नीचे। आज के कमजोर साइड के बिग स्टॉक्स औरो फार्मा, जायडस लाइफ और साथ ही ल्यूपिन में गिरावट। तीनों शेयर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। फार्मा के साथ रियल एस्टेट, सरकारी बैंक में भी बिकवाली। करीब 1.5% फिसले दोनों ही सेक्टर इंडेक्स। साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज और कैपिटल मार्केट इंडेक्स भी 1% से ज्यादा नीचे। वहीं चुनिंदा ऑटो शेयर्स में अच्छी खरीदारी। 3% से ज्यादा उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो। बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटी। कमजोर कमेंट्री से टूटा बंधन बैंक। करीब 14% फिसल कर बना आज एक्सीडेंट ऑफ द डे। वहीं एयरपोर्ट ऑपरेट को लेकर ब्लूमबर्ग की खबर और क्रूड में उछाल से गिरा इंडिगो। 3% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। वहीं उधर स्पॉटलाइट शेयर हिंजिंग चमका और चार्ट जीपीटी टाइटन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। दमदार नतीजों से दौड़ा करीबन 12% साइन डीएलएम। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा हुआ 2 गुना, लेकिन रिजल्ट्स के बाद इंडिया मार्ट और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा साथ ही गैब्रियल इंडिया 4 से 7% गिरे। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल और मेरे साथ प्रेजेंट हैं आज मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल जी। देखिए, हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन। बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो ग्लोबली जो सेंटिमेंट थे वो हमें नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में आते हुए ऑलरेडी दिखाई दिए थे और वही रिफ्लेक्शन आज हमें अपने डोमेस्टिक मार्केट में भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी देखें तो 24,000 के स्तर पे बना हुआ है। अभी हमने देखा था कि 24,000 का जो मेजर क्रूशियल लेवल है उसको भी निफ्टी तोड़ता हुआ दिखाई दिया था। बैंकिंग में भी आज काफी ज्यादा प्रेशर जो है वो आपको बनता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी बैंक करीबन 1% की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। रियलिटी में बहुत ज्यादा प्रेशर है, करीबन 2.25% की गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। और देखिए फार्मा, निफ्टी फार्मा, यहाँ तो जो टैरिफ की खबरों के चलते काफी ज्यादा सेंटिमेंट जो है वो बिगड़े हुए भी हैं। यहाँ पे भी 2% का जो हमें डाउन साइड है वो ऑलरेडी चार्ट्स पे इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट प्लीज एक बार स्क्रीन पे लेके आइए कि निफ्टी की जो गिरावट में साथ देने वाले भागीदारी हैं वो कहां से आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, कल आईसीआईसीआई बैंक में हमने देखा था पिछले 2 दिनों से रिजल्ट्स के चलते अच्छी खासी तेजी। आज वहां पे मुनाफा वसूली जो है देखने को मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई और साथ ही एचडीएफसी बैंक, यानी कि सारे ही दिग्गज इस टाइम पे आपको बेयर्स की तरफ कॉन्ट्रीब्यूशन करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बाजार के मूड माहौल को किस तरीके से परखा जाए? क्या ये वही अपॉर्चुनिटी है जिसका हम इंतजार कर रहे थे? बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पे निभाई जाए, ये जानते हैं मानस जी से। मानस जी, गुड मॉर्निंग। बाजार का हाल तो बेहाल है, पूरा लाल रंग इस टाइम पे छाया हुआ है, लेकिन करा क्या जाए? कोई यहाँ पे ग्रीन सिग्नल, ग्रीन फ्लैग आता हुआ दिखाई दे रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कंचन जी। तो देखिए, कहीं पर भी कोई भी ऐसा साइन नहीं है जिसको देख के कहा जाए कि इस गिरावट पे खरीदारी करनी है। और यहाँ पर सपोर्ट जरूर है 24,000 से लेकर 50 डे मूविंग एवरेज जो कि करीब 23,990 के आसपास है। लेकिन फिर भी क्योंकि जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं और निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, उसको देख के ये नहीं लगता कि इस गिरावट पे खरीदारी करनी है। वेट करेंगे। हालांकि यहाँ पर शॉर्ट करने का भी अभी तक रिकमेंडेशन नहीं है। शॉर्ट तब करेंगे जब 23,935 23,935 के नीचे निफ्टी फिसलेगा। उससे पहले आपको शॉर्ट नहीं करना है। अगर वो ब्रेक होगा तो फिर शायद आपको 200 से 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। अभी के लिए करंट लेवल्स पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। खरीदारी केवल 24,100 के ऊपर करनी है, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। और बैंक निफ्टी में भी ध्यान रखिए, यहाँ पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुआ है 57,500। हालांकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद नीचे की तरफ स्पेस है, शायद 56,800 के आसपास तक बैंक निफ्टी आ सकता है। तो यहाँ पर एक चांस बनता है कि आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लें 57,450 के ऊपर, एक शॉर्ट ट्रेड ले लें नीचे की तरफ 56,800 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी यहाँ पर तभी करें जब 57,000
600 के ऊपर बैंक निफ्टी निकले, उसके पहले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ओके, तो सिग्नल इस टाइम पे कोई भी ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर जो राय थी वो दे दी गई है। निफ्टी के मेजर लेवल्स और निफ्टी बैंक के भी मेजर लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। चलिए अब सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। व्हाट्सएप नंबर में आपकी कोई भी पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई क्वेरी हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लेने की। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी आप हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। डायरेक्टली मुझे टैग कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली एक्स या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले कौन से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं एक बार देख लिया जाए। देहरादून से जगमोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं। जगमोहन जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी बताइए क्या सवाल। मैंने जो है पीपीसीएल के शेयर लिए हैं 300 के रेट से 500 शेयर है मेरे पास, तो इनको ओके। रखना है या अभी बेच दूं? जो थोड़ा सा प्रॉफिट है मुझे। ठीक है, बीपीसीएल की आपने बात करी और एक बार देख लेते हैं जिस तरीके से क्रूड में हमें उछाल देखने को मिल रहा है उसका सीधा रिफ्लेक्शन इन शेयर्स में भी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी हमें देखने को मिलता है। और आज यहाँ पे हमें करीबन 1.5% की गिरावट जो है वो देखने को मिल गई है ऑलरेडी। आपने जैसे कि बताया कि 300 के भाव पे आपने लिया हुआ है 315 पे, यानी कि एक मामूली बढ़त के साथ ये कामकाज कर रहा है, लेकिन काफी ज्यादा वॉलेटाइल काउंटर है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन। सीधा इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। मानस जी क्या करा जाए, यहाँ पे बने रहना चाहिए या फिर जो थोड़ा बहुत भी पैसा बन रहा है उसको निकाल लें? तो देखिए पिछले करीब 1 मंथ से लगातार स्टॉक 200 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लेकिन मेरा समझना यह है कि अब आपने जो पोजीशन बनाई है आप उसको होल्ड कर सकते हैं। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं 309 रुपए पे। वहां पर स्टॉप लॉस लगा के चांस ले लें, क्योंकि अगर इस बार ही 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला 320 325 के आंकड़े को ब्रेक कर दिया तो फिर ये 350 से 355 के लिए तैयार हो जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ठीक ठाक ट्रेड है। 309 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें, जिससे कम से कम आपका लॉस प्रोटेक्ट हो जाए। ओके, एक स्टॉप लॉस लगाना है 309 रुपए का, उसके बाद ही कोई जो खरीदार उसके बाद ही आपको जो होल्ड है वो करके चलना है। 350 से लेके 355 तक के स्तर आपको ये जो काउंटर है यानी कि बीपीएसएल आने वाले टाइम पे दिखा सकता है। चलिए आगे बढ़ा जाए और देखते हैं कि अगले दर्शक हमारे साथ कहाँ से जुड़े हैं। एक बार प्लीज स्क्रीन पे लेके आइए अगले दर्शक कौन हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार प्लीज आप स्क्रीन पे लेके आइए कौन से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए मैं ही देख लेती हूँ। बैंगलोर से योजित जी हमारे साथ जुड़े हैं। योजित जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल। I have 2,800 shares of NTPC Green at the average rate of 101. ओके My question is, should I exit or should I accumulate? My investment window is 1 year. ओके, 1 साल के नजरिए से एनटीपीसी ग्रीन होल्ड करना चाहते हैं। 101 के स्तर पे खरीदारी की गई है और 2800 के लेवल पे 2800 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। 91 पे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। आज भी काफ़ी जो दबाव है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। हमने देखा था कि अप्रैल के टाइम पे 118 तक एनटीपीसी ग्रीन ने जो लेवल है वो छुए थे, लेकिन उसके बाद एक स्टीप फॉल वहां से आता हुआ दिखाई दिया है और लगातार ये गिरावट का सामना जो है कर रहा है। गिरते गिरते 91 पे पहुंच गया है। मानस जी क्या करा जाए, जिस तरीके से इसने एक उछाल दिखाया था हमें 87 से 112 तक के लेवल और उसी तरीके से गिरावट भी दिखा रहा है, अब क्या करना है? देखिए 118 रुपए के हाइस बने थे और वहां से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बने हैं। आई थिंक निकल जाना चाहिए था 100 रुपीज के आसपास जब स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। और अभी भी कहीं पर भी कोई भी साइन रिवर्सल के नहीं है। लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, वीकनेस बनी हुई है। आपके पास जो पोजीशन है उसमें 90 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए। अगर 90 रुपीज का लेवल ब्रेक होगा तो गिरावट में 83 रुपीज तक के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। एक वीक स्ट्रक्चर है। मेरी राय में अगर 90 के लेवल ब्रेक ना भी हो तो भी कोई उछाल मिले 94 96 के आसपास तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकल जाएं। फ्रेश खरीदारी आपको केवल 102 रुपए के ऊपर ही करनी है। ओके, एक उछाल मिलता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं और फ्रेश खरीदारी 102 के ऊपर ही आप करके चले। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो अगले दर्शक हैं चंडीगढ़ से बलवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बलवीर जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार मानस जी। मैडम मेरे पास एंजल वन के 500 शेयर हैं जो मैंने इसी साल फरवरी में परचेज किए थे और परचेज प्राइस है जो मेरी वो है ₹252 एंड 44 पैसा। पहले तो ये शेयर काफी बढ़ गया था, मेरे को 40% प्रॉफिट था,
आज की डेट में भी मेरे को अप्रोक्सीमेटली 25% प्रॉफिट है। क्या मैं शेयर को होल्ड करूं या इस शेयर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये डे बाई डे डिक्लाइन पर ही है। ओके, एंजल वन, जैसे कि आपने बताया 500 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, 252 के भाव पे आपने खरीदारी की हुई है और 315 के स्तर पे ये इस टाइम पे आपको कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक हमने अच्छा खासा जो गेन है यहाँ पे देखा था, मार्च से लेके अब तक अच्छी खासी इसने चाल चली है, लेकिन उसके बाद एक कंसोलिडेशन का मूड यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया। मानस जी, अब क्या करा जाए? क्या ये जो थोड़ा बहुत गेन है उसको बुक कर लिया जाए या फिर यहाँ पे रुका जाए? तो देखिए 3 दिन पहले ही स्टॉक ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है, नेकलाइन ब्रेक हुई है, अपने 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का कंफर्मेशन दिया है। तो ये सब संकेत निगेटिव है। निगेटिव का मेरा मतलब ये है कि जो रैली हमने देखी थी उसका एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद 285 तक स्टॉक फिसल सकता है। फिलहाल के लिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इनके पास जो भी पोजीशन है, सबसे पहले 312 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर 312 के नीचे चला जाए तब तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कोई बाउंड बैक मिल जाए 320 से लेकर 325 की रेंज में, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकले और फ्रेश खरीदारी केवल और केवल 345 रुपए के ऊपर करें। फ्रेश खरीदारी केवल 345 के ऊपर ही करनी है, ये थी राय एंजल वन के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक महाराष्ट्र से अमोल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमोल जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी बताइए। ग्लोबल स्पीड हमारे पास 32 शेयर है और 995 के खरीदे है। इसका रिजल्ट क्या आया मैम? ओके, तो ग्लोबल स्पिरिट जैसे कि आपने बताया कि 995 के भाव पे आपने खरीदा हुआ है और 32 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में इस टाइम पे। अगर आज हम देखें तो करीबन 1.5% की गिरावट यहाँ पे जो है वो देखने को मिली है और आपके खरीदारी के जो भाव है वहाँ से भी ये काफ़ी गिर चुका है। मानस जी, आगे की जर्नी कैसे आप देख रहे हैं? टेक्निकल चार्ट पे किस तरीके से प्लेस्ड है? देखिए अच्छा तो नहीं है, क्योंकि स्टॉक ने बीच में अटेम्प्ट किया था अपने 20-डे मूविंग एवरेज को रिगेन करने के लिए, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया हाई लेवल पर। वापस जो ट्रेंड है वो वापस डाउन ट्रेंड बना हुआ है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। और अब ध्यान रखें, अगर ये 880 के नीचे फिसलेगा तो 820 रुपए तक फिसल सकता है। अपनी पोजीशन में 820 का स्टॉप लॉस लगा लें, कभी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकले। खरीदारी आपको अब 960 रुपए 960 के ऊपर ही करनी है। ओके, 960 के ऊपर ही आपको करनी होगी फ्रेश खरीदारी। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, अपने सवाल भेजते रहिए और ब्रेक के बाद डायरेक्टली हम बात करेंगे इंडियन होटल्स के एमडी एंड सीईओ पुनीत चटवाल जी से। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और अब वक्त हो गया है सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें भेज सकते हैं। सबसे पहला सवाल चैतन्या जी का आया है यूनाइटेड ब्रूअरीज के ऊपर। इनके पास 6000 शेयर्स हैं यूबीएल के और जो बाइंग प्राइस है दैट इज 1423 रुपीज, यानी कि मिनिमल सा गेन यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। बट मानस जी, इसे लॉन्ग टर्म के लिए क्या होल्ड किया जा सकता है? तो देखिए एक बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक ने 1300 रुपए के आसपास बेस बनाया था और कल ही इंडिकेशन मिले थे कि एक मीनिंगफुल बाउंस बैक में शायद 1525 या 1550 से के लेवल स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो इन्होंने जो पोजीशन बनाई है उसमें 2 से 3 हफ्ते के हिसाब से पोजीशन को होल्ड करें, 1350 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें और 1550 के टारगेट सेट कर लें। ओके, ये थी राय यूबीएल के ऊपर। दूसरा सवाल युवराज जी का आया है। ये पूछ रहे हैं कि एचडीएफसी एएमसी या फिर आईसीआईसी एएमसी, इन दोनों में से कहां पे निवेश करना इस टाइम पे सही रहेगा? तो देखिए अभी तो दोनों ही स्टॉक में मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि यहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए। थोड़ा वेट करेंगे, दोनों के जो ट्रेंड है वो नेगेटिव लगते हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। तो अभी सही समय नहीं है दोनों ही स्टॉक में निवेश करने के लिए। ओके, दोनों ही शेयर में निवेश करने के लिए सही वक्त इस टाइम पे नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा सवाल युवराज जी का आया है अगेन। इनके पास पंजाब नेशनल बैंक के 550 शेयर्स हैं और जो इन्होंने खरीदारी की है वो है 104 के भाव में। लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, लेकिन पूछ रहे हैं कब तक हमें अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट पे पीएनबी में कोई ऐसा पैटर्न नहीं बना है जिसको देख के ये कहा जाए कि 1 साल 1.5 साल में बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन क्योंकि शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट पे रिवर्सल है, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, तो आप कम से कम 125 से 130 के टारगेट के लिए बिल्कुल पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस तो आपको 100 रुपए के नीचे ही लगाना पड़ेगा।
ओके, चलिए अब बात करते हैं इंडियन होटल्स की। जी हाँ, ताज ग्रुप जो इंडिया का सबसे बड़ा होटल चेन है और सबसे प्रेस्टिजियस, उनके नंबर्स आए हैं। कंपनी के नतीजे सभी पैमाने पर अच्छे हैं। Q1 में मुनाफा 21% और रेवेन्यू 15% बढ़ा है। एबिडा में भी 17% की ग्रोथ हुई है। मार्जिन में भी हल्का सा सुधार रहा है। एक एयर केटरिंग बिजनेस पर थोड़ी सी मार्केट की कंप्लेन ज़रूर हो सकती है, लेकिन उस पर भी बात करेंगे। इंडियन होटल्स के MD और CEO पुनीत चटवाल हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत जी, गुड मॉर्निंग। CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने एक गाइडेंस दी थी FY27 की 12 से 14% की रेवेन्यू ग्रोथ की। आपने उससे कहीं ज़्यादा पेस के साथ शुरुआत की है, तो आगे जाकर क्या इस गाइडेंस को आप बीट करेंगे या फिर आपको लग रहा है कि आगे 1-2 क्वार्टर में थोड़ा सा वापस नॉर्मेलिटी आ सकती है, इसलिए आप अभी भी उस गाइडेंस पर अडिग रहेंगे 12 से 14% वाली? गुड मॉर्निंग। ये जो Q1 है और Q2 ये थोड़े से वीक होते हैं कंपेयर टू Q3 एंड Q4। Q3 सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है और Q4 इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट। Q1 और Q2 आपस में बदलते रहते हैं जगह को। सो आई थिंक हमारे को तो जो अभी तक जो दिख रहा है, जो हमारे को बिजनेस ऑन द बुक्स से जो हमारे को गाइडेंस है हमारे अपने लिए, उसमें वी सी कॉन्टिन्यूअस मोमेंटम आने वाले क्वार्टर्स में। और पहले 3 हफ्ते जुलाई के बहुत ही अच्छे गए हैं, इवन बेटर देन Q1। ओके, इवन बेटर देन Q1। तो इस समय जो स्पेंडिंग हो रही है लीजर पर, होटल स्टे पर, और जो आपके ARR हैं, क्या वो पहले से बेहतर हैं या फिर थोड़ा सा एक प्लेटू हुआ है टैरिफ्स पर? नहीं, ऐसे प्लेटू वाली कोई बात नहीं है, बल्कि जो हमारे को चैलेंज आया है वो है दुबई में हमारे 3 होटल्स हैं जिसमें ARR बहुत कम है। लंदन में भी बीच में थोड़ा पॉलिटिकल इशू था, तो आस्ते आस्ते वो रिजॉल्व हो रहा है। तो लंदन वाज नॉट एज स्ट्रॉन्ग अपना अप्रैल और मई में। जून में थोड़ा रिकवरी हुई और जुलाई इज वेरी गुड इन लंदन। तो आस्ते आस्ते आई थिंक ARR में इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और जो हमने अब नया स्टार्ट किया है फ्रैंकफर्ट में, उसके हमारे स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज्यादा है और उसको सेटल डाउन होने में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक टाइम लगेगा। बिल्कुल। अच्छा, फ्रैंकफर्ट की आपने बात की, साउथ अफ्रीका में भी आपने प्लान किया हुआ है ना अपना एक्सपेंशन, तो इसके अलावा? साउथ अफ्रीका में पहला लॉन्च खुला है, अभी 2 और खुलेंगे आने वाले 9 to 12 months पीरियड में। सो देयर विल बी 3 लॉजेस, बट ये छोटे छोटे हैं, तो इसलिए 3 मेक सेंस इन ऑल, टोटलिंग 35 रूम्स ऑल्सो। तो नहीं, मेरा सवाल इसलिए है कि देखिए, डोमेस्टिकली तो ऑब्वियसली ताज ग्रुप जाना जाता है एज इंडियाज नंबर 1 होटल चेन, लेकिन ये जो इंटरनेशनल एक्सपेंशन है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी बड़े बड़े कंपटीशन हैं, आपके मैरियट से लेकर बाकी कई ग्रुप्स हैं, तो उसमें फिर ताज ग्रुप कैसे पोजीशनिंग करेगा अपने आप को? देखिए, ब्रांड फाइनेंस ने ताज को हमेशा पिछले 5 साल में वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड बताया है। और वो जो ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स है, और जो हमारा अभी हाल ही में उन्होंने इंडिया में भी हमारे को स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड अवार्ड दिया और बोला कि हमारा ब्रांड वैल्यू हैज ऑलमोस्ट कम टू $900 million, तो 38% इंक्रीज। तो हमारे जो ब्रांड का जो स्ट्रेंथ है वो हमारे सर्विस से है, सर्विस कल्चर से है, हमारे आइकॉनिक एसेट से है। तो एनीबडी हु कम्स टू इंडिया देन दे लिव और स्टे एट अ ताज, उनको फिर बाहर जाके भी वही चाहिए। तो इंडिया से जो लोग लंदन जाते हैं, उनकी फर्स्ट चॉइस इज ऑलवेज टू स्टे एट सेंट जेम्स या ताज बकिंगम गेट। जो लोग न्यूयॉर्क जाते हैं, उनके 5th एवेन्यू में पियर में रहते हैं। और हाल में जो हमने फ्रैंकफर्ट में ओपनिंग किया, हमें पूरी उम्मीद है आने वाले समय में फ्रैंकफर्ट विल बी एज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियंस गोइंग एंड ट्रैवलिंग अब्रॉड, बट ऑल्सो जो लोग वहाँ जर्मनी में डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं, दे विल एक्सपीरियंस द इंडियन हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटैलिटी मेड इन इंडिया। वो वक्त खत्म हो गया कि हमने हॉस्पिटैलिटी वेस्ट से सीखी थी और उसको कॉपी किया जाए। आई थिंक एशियन ब्रांड्स इन जनरल एंड इंडियन ब्रांड्स इन पर्टिकुलर will create hospitality made in India or made in Asia and export it to the rest of the world. नहीं, वो तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वेस्ट में तो आप डरते हैं होटल में जाने से, जो हॉस्पिटैलिटी है वो ऑब्वियसली यहाँ कहीं बेहतर है। अच्छा, एक एयर केटरिंग बिजनेस थोड़ा सा आपका चैलेंजिंग रहा इस क्वार्टर में। आपका EBIT 14% गिरा है वहाँ पर,
और रेवेन्यू में भी कोई बहुत ज़्यादा जंप नहीं है, सिर्फ 2% का। ये क्या वन ऑफ था या इस बिजनेस में थोड़ी सी वीकनेस है? अभी तक का Q2 का क्या ट्रेंड रहा है यहाँ पर? इसमें वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में डिस्टरबेंस आया है, कैंसिलेशंस आई हैं, लोड फैक्टर्स कम हुए हैं, बिकॉज ऑल्सो ऑफ कॉस्ट ऑफ एयरलाइन टिकट्स, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, इसमें अभी भी थोड़ी वीकनेस है सेकंड क्वार्टर में, बट बिकॉज ये हमारा सिर्फ 12-13% ऑफ द टोटल बिजनेस है, इसको हम ओवरकम कर सकते हैं विद द स्ट्रेंथ ऑफ द डोमेस्टिक होटल बिजनेस। बट ये जो डिमांड है ये क्राइसिस की वजह से नीचे गई है, इट इज गोइंग टू कम बैक वेरी स्ट्रांगली। और जो एयरलाइन केटरिंग बिजनेस है ये तो अपनी लाइफ साइकिल में इस वक्त नई शुरुआत पे है। जब डबलिंग ऑफ द एयरपोर्ट्स होगा, डबलिंग ऑफ द फ्लाइट्स होगा इंडिया में, इसमें द लार्जेस्ट प्लेयर इज ताज सैट्स, और ताज सैट्स का पास ऑलरेडी 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस हो। इसमें हमारे जो पार्टनर्स हैं सैट्स फ्रॉम सिंगापुर, ये बहुत ही प्रोफेशनल एंड फॉरवर्ड लुकिंग है, तो इसलिए हमें इससे भी काफी मदद मिल रही है इस बिजनेस को रोबस्ट बनाने की। ओके। अच्छा, वो जो प्लेटो वाला सवाल था ना, वो मैंने इसलिए भी पूछा था क्योंकि आपके मार्जिन्स लगातार धीरे धीरे ऊपर आए हैं, लेकिन अब जिन लेवल्स पर आ गए हैं करीब करीब 28.5 के आसपास, क्या यहाँ से और स्कोप है इम्प्रूवमेंट का? देखिए, हमारे पिछले साल का जो मार्जिन था फॉर द फुल ईयर, बिकॉज Q3 और Q4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वी फिनिश्ड एट 33%, और अगर हम स्टैंड अलोन लें तो वो 40 के आसपास है। आई थिंक दैट इज वेरी हेल्दी लेवल ऑफ मार्जिन। और अभी जो भी हम देख रहे हैं पिछले साल से हमारी मार्जिन में भी इंक्रीज है ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट का। तो हमें इसमें कोई डाउट नहीं है कि वी कैन मेंटेन ये मार्जिन्स, बिकॉज ये जो फंक्शनैलिटी है सिर्फ रेट और ऑक्यूपेंसी से नहीं है, ये हमारी ग्रोथ से है, ये हमारी नॉट लाइक फॉर लाइक ग्रोथ से है, हमारे एसेट लाइट बिजनेस जो इतना इंक्रीज किया उसकी वजह से है, और जो नए ग्रोथ बिजनेसेस हैं जिंजर, ट्री ऑफ लाइफ, आमा, इसमें ऑलमोस्ट 25% ग्रोथ है और इनके मार्जिन्स काफी हाई हैं। तो इन सबको मिला के the outcome is a good margin, healthy margin, but more importantly resilient margin. तो हमारी मार्जिन रेजिलियंस काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ओके। अच्छा, काफ़ी कैश है आपके पास, ऑब्वियसली कैश रिच कंपनी है आप, और हर साल नया कैश जनरेट करते हैं। 4,400 करोड़। कोई इनऑर्गेनिक प्लान, ओरिएंटेड होटल्स के प्रमोटर ब्लॉक की भी बात हो रही है, इस पर कोई अपडेट? देखिए, कैश का एक रिजर्व हमने स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया था कोविड के टाइम पे कि हम हमेशा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हेल्दी कैश बैलेंस बना के रखेंगे, बट इट्स नाइस टू हैव द कैश अमाउंट दैट वी हैव। तो हम उसका आधा किसी भी एक्विजिशन में स्पेंड कर सकते हैं। एंड एक्विजिशन अगर कोई आता है, जैसे लास्ट ईयर आए थे 3 हमने किए थे, ब्रिज किया था, एंक प्राइड किया था, आत्मंथन किया था, आगे भी अगर कोई आती है अच्छी अपॉर्चुनिटी तो हम उसको डेफिनेटली यूज करेंगे। बट वी हैव अ लॉट ऑफ आल्सो कंपनी ओन प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट, जो हमारे एजीएम में हमारे चेयरमैन ने जो गाइडेंस दिया है, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, कि हम 7,000 करोड़ इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन कैपेक्स आने वाले 5 साल में, ऑन ग्रीनफील्ड प्लस रूटीन कैपेक्स। तो ये काफी अमाउंट है, इसलिए हमें कैश चाहिए भी, बिकॉज वी डोंट वांट कि हम दोबारा से डेट लें। अच्छा, एक सवाल, भले ही थोड़ा सा एक इरिटेंट ज़्यादा है मोर देन एनीथिंग। अभी जो पिछले 3-4 दिन पहले न्यूज़ आई थी, जो बीएमसी ने नोटिस दिया है आपको 27 करोड़ का, वो फुटपाथ और वो यूज़ करने के लिए, उस पर इंडियन होटल्स का क्या स्टैंड है? इंडियन होटल्स का स्टैंड ये है कि पुलिस की तरफ से गाइडेंस है कि वो बैरियर बना के रखिए पोस्ट दी 26/11 अटैक्स। तो ये क्यों आया है नोटिस हमें मालूम नहीं। दूसरा, हम कोर्ट के हिसाब से वो दे रहे हैं रेंट मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को, उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज निकाल दिया। क्यों हो रहा है ऐसे, इसलिए कर रहे हैं लोग, क्या इसके पीछे मोटिवेशन है, ये तो हम थोड़ा आज कल परसों में देखेंगे। बट इट इज ऑब्वियसली, जैसे आपने बोला, इट्स काइंड ऑफ इरिटेटिंग। एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है जिसमें हमारे को जो डायरेक्टिव है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं वो भी आप करिए और ऊपर से उस पर टैक्स भी दीजिए टू यूज द फुटपाथ। तो ये
ये आपको लग रहा है कि जैसा आपने कहा कहीं ना कहीं इसमें कोई आप जैसे फैब्रिकेशन या सैबोटाज या कुछ ऐसा एंगल भी देख रहे हैं इसमें फिर? स्पेकुलेशन तो मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन डेफिनेटली उनसे बैठ के बात तो करनी पड़ेगी कि भाई इसकी वजह क्या है। हम हटा देते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए प्लांटर्स तो हम उसको हटा देते हैं। हमारा तो बल्कि उससे नुकसान है, क्योंकि शॉपिंग आर्केड जो है उसमें अगर आप शॉप्स में डायरेक्टली जा सकें तो फुटफॉल बढ़ता है, तो उसकी रेंटल वैल्यू बढ़ती है। अगर उसको आपने पूरा बैरिकेड कर दिया तो होटल में एक जगह से अंदर जाके यू हैव टू गो थ्रू द इंटायर एंड ऑफ द शॉपिंग आर्केड। तो इसलिए ये जो हमें डबल वैमी हो रही है, ऑलरेडी उससे हम सफर कर रहे हैं, तो इसलिए हमको उनसे बीएमसी से और पोर्ट ट्रस्ट से बैठ के बात तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे सिक्योरिटी भी ना कॉम्प्रोमाइज़ और ये भी हो। वैसे भी वो शॉपिंग एरी जो है वो काफ़ी शानदार है और वो पूरा का पूरा एरिया जो है ताज होटल जो है ये एक नेशनल मॉन्यूमेंट है। मैं नेशनली आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर कि इसका जो कॉपीराइट है इसका पिक्चर का, इसको हमने ग्लोबली सिक्योर किया है। तो इसीलिए अटैक भी हुआ था ना उस पे, क्योंकि इट इज ऑफ सच एन इम्पोर्टेंस टू इंडिया, तभी उन्होंने टेररिस्ट लोगों ने इसको शायद इस पे हमला किया था। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा एज आई सेड सेंसिटिव और डिलीजेंट वे में देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी आइकॉनिक लोकेशन है, एकदम ठीक गेटवे ऑफ इंडिया के सामने। चलिए पुनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा क्वार्टर रहा आपका, आपको आगे के क्वार्टर्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। चलिए सॉरी कंचन, आपका शो में से मैंने काफ़ी हिस्सा ले लिया, बैक टू यू। लेकिन शानदार बातचीत इंडियन होटल के मैनेजमेंट के साथ। चलिए वक्त हो गया है इस शो को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आशीष के साथ खिलाड़ी नंबर 1 पर।